Hello everyone, welcome to Learn A Spot। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टोन एज के बारे में जाना और समझा था, और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सभ्यता प्रकाश में कैसे आई। तो करीब 100 साल पहले पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिन ईंटों का धड़ल्ले से इस्तेमाल वो अपने मकान बनाने में कर रहे हैं, वो ईंटें 5000 से 8000 साल पुरानी सभ्यता की हो सकती हैं। तो चलिए अतीत की तरफ चलते हैं। 7वीं सदी में पश्चिमी पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ के लोगों ने ईंटें बनाने के लिए जब अपने खेतों में मिट्टी की खुदाई की तो वहाँ उन्हें कुछ बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे उन्होंने ईश्वर का चमत्कार मान लिया और अपने मकान बनाने में उसका इस्तेमाल करने लगे। सन 1826 सर जॉन चार्ल्स मैसन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सूचना दी कि उन्हें इस स्थान पर किसी पुरानी सभ्यता के दबे और छिपे होने का अनुमान है। इसके बाद सन 1853 में सर विलियम कनिंघम, जिन्हें कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने इस स्थान का एक सर्वे करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इस स्थान पे कुछ भी महत्वपूर्ण समझ नहीं आया। सन 1856 में इसी क्रम में एक नया अध्याय जुड़ता है, जब कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और इस प्रोजेक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं बर्टन ब्रदर्स। बर्टन ब्रदर्स ने फिर से उसी टीले से ईंट और गिट्टी लेने का निर्णय लिया और वहाँ की खुदाई शुरू करवाई। इस बार की खुदाई में यहाँ पे ईंटों के साथ साथ अन्य अवशेष भी मिलते हैं, जिन्हें कि वापस आर्कियोलॉजिस्ट विलियम कनिंघम के पास भेजा जाता है, और एक बार फिर से 1856 में सर विलियम कनिंघम इस स्थान का सर्वेक्षण करवाते हैं। लेकिन शायद नियति ने अभी सभ्यता को अंधकार में रखना ही तय किया हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि विलियम कनिंघम को फिर से यहाँ पे कुछ भी महत्वपूर्ण समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इसका एक अच्छा नतीजा ज़रूर निकला। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1902 में सर जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ नियुक्त किया जाता है, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक बार फिर से उस स्थान पर सर्वेक्षण और खुदाई का काम शुरू होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसी टीले के नीचे एक प्राचीन नगर की खोज की जाती है, जिस नगर को हड़प्पा नाम दिया गया, और इस नगर को खोजने का और इस सभ्यता को खोजने का श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। आगे बढ़ते हैं। इसके एक साल बाद डॉक्टर रखाल दास बैनर्जी के नेतृत्व में पंजाब के लरकाना ज़िले में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ एक बौद्ध स्तूप की खुदाई का काम शुरू होता है, और फिर से एक प्राचीन नगर के अवशेष मिलते हैं। इस नगर को मोहनजोदड़ो का नाम दिया जाता है। प्रारंभ में ऐसा माना गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु नदी के क्षेत्र तक ही सीमित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। इसके बाद ये ऐसी सभ्यता थी जिसमें सबसे पहले प्राचीन काल में नगरों के साक्ष्य मिले, इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना गया। ये ऐसी सभ्यता थी जिसमें मनुष्य द्वारा सबसे पहले कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देखते हैं। इस सभ्यता का टोटल एरिया
12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। भारत में स्थित इसका सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। इस सभ्यता का विस्तार देखें तो इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे से पूर्व के आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे तक है। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से इसका विस्तार दक्षिण के दैमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है, तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1947 तक इस सभ्यता से जुड़ी 40 नगरों की खोज की जा चुकी थी। वर्तमान समय में तक इस सभ्यता से जुड़े 1400 यानी कि 1400 स्थानों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 1100 स्थान ऐसे हैं जो कि सिंधु घाटी के क्षेत्र से बाहर हैं। अगर भारत में इस सभ्यता से संबंधित स्थानों की बात करें तो भारत में इस सभ्यता से संबंधित 925 स्थानों की खोज की जा चुकी है, जिनमें 300 स्थान अकेले गुजरात में हैं। अगर इस सभ्यता की हम विशेषताओं पे एक नज़र डालते हैं तो ये सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड आकार में बने हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। अधिकांशतः सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन सड़कों के किनारे नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थीं। इस सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करना जानते थे। ये लोग जिन ईंटों का प्रयोग करते थे वो ईंटें 1:2:4 के रेशियो में होती थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नगर सामान्यतः 2 हिस्सों में बटे होते थे, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, जिनमें कि पूर्वी हिस्सा सामान्य जनों के लिए होता था और पश्चिमी हिस्सा उच्च वर्ग या पुरोहित वर्ग के लिए होता था, जिसकी किलेबंदी की जाती थी। कालीबंगा में पूर्वी भाग में भी किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं, वहीं चहुंदड़ों में किसी भी प्रकार की किलेबंदी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्विज सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो इस तरह से था, इट इज़ कंसीडर्ड द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इन इंडिया। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से मानी जाती है, जिसके ऑप्शंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड एंड गुप्ता पीरियड। बहुत से लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जिन्हें कि रुद्र की मूर्तियाँ माना जाता है, लेकिन ये सही जवाब नहीं होगा। सही जवाब है गुप्ता पीरियड। भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन क्रॉप इज़ बिलीव्ड टू हैव डिफ्यूज्ड बाय फ्रॉम वेस्ट एशिया। ऑप्शंस हैं ए बाले, बी वीट, सी राइस और डी कॉटन। इसके जवाब के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। हमारे अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े नगर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो में नीचे दिया हुआ है।